सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल और आपके ऐप एग्जाम कोच पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और कर रहे होंगे सारे अपने एग्जाम की तैयारी। प्रिय छात्रों, प्रिय विद्यार्थियों, चलते हैं। अगर आपने आपके एग्जाम कोच के ऐप पर भरोसा किया है, संस्कृत के इंडिविजुअल क्लास पे भरोसा किया है, तो बिल्कुल हम उसको लेकर तत्पर हैं। चलते हैं, देखिए जी, पढ़िए। आज हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो आपके अपने संस्कृत में जो सीटेट में प्रश्न आते हैं वो उसके लिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय छात्रों, जुड़ जाइए, जो भी हैं बढ़िया से पढ़िएगा जी। कहते हैं हम कुछ ऐसे शब्दों को देखते हैं कि जिसका, चूंकि बार बार आपका मैसेज आता है कि देखिए शिक्षण की बात करते हैं, जो भी हमारे ऐप के विद्यार्थी हैं वो पहले थोड़ा सा सुन लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। बात यह है, जो शिक्षण का पार्ट होता है, शिक्षण का पार्ट सबके लिए एक जैसे होता है ना जी। अगर आप सीडीपी बढ़िया पढ़ रहे हो, हिंदी का शिक्षण बढ़िया पढ़ रहे हो, तो वही सेम टू सेम चीजें आपके संस्कृत के शिक्षण में होती हैं। किस में होती हैं जी? संस्कृत के शिक्षण में होती हैं। शिक्षण कभी चेंज नहीं होता है, पेडागोजी कभी चेंज नहीं होती है ना जी। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपको संस्कृत में सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करेगा वो संस्कृत भाषा में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका हिंदी अर्थ कैसे निकाल पाए, समझे कि नहीं समझे। और वही चीज जानना है। जैसे संस्कृत में अस्त का मतलब क्या होता है, जहां भी अस्त रहेगा उसको है के नाम से जानेंगे। जहां नास्ति वहां नहीं है ऐसा समझेंगे, जहां नास्ति वहां नहीं है। सम्यकम समीचीनम कथनम मतलब उपयुक्त कथन होता है। सम्यकम समीचीन कथनम का मतलब क्या होता है? उपयुक्त कथन। पूछता है ना जी कि निम्नलिखितेषु सम्यकम कथनम अस्ति, निम्नलिखितेषु असम्यकम कथनम अस्ति। तो सम्यकम मतलब उपयुक्त, असम्यकम मतलब अनुपयुक्त, असमीचीनम कथनम का मतलब अनुपयुक्त कथन। समझे ना जी। और आगे बढ़ते हैं, कैसे ये हेल्प करता है। और कुछ शब्द हैं, जैसे किम का मतलब क्या होता है। किम का मतलब क्या होता है, समझे ना जी। किम का मतलब क्या होता है, ठीक ना जी। सह या सा का मतलब क्या होता है? वह होता है। सह या फिर सा का मतलब क्या होता है? वह होता है। क्या होता है जी? वह होता है, ठीक है जी। ये पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए। कहा का मतलब कौन, अहम का मतलब मैं या हम, ऐसा अर्थ देगा, ठीक है जी। फिर ना का मतलब क्या होता है? नहीं। ना का मतलब क्या होता है जी? नहीं। तथा मतलब वैसे या उसी प्रकार। जैसे यथा का मतलब जैसे, वैसे ही तथा का मतलब जैसे। यथा सह वदति तथा एव वह तथैव सह करोति। जैसा वह, यथा जैसे वह कहता है, तथैव करोति उसी प्रकार करता है ना जी। अगर ऐसा प्रश्न में कहीं लिखा है, तथा का मतलब उसी प्रकार। आगे आइए, एव का मतलब क्या होता है? ही है। एव का मतलब क्या होता जी? एव का मतलब होता है ही होता है। क्या होता है जी? एव का मतलब होता है ही। जैसे तथैव, तथा धन एव, उसी प्रकार ही। समझे ना जी। यदा का मतलब क्या होता है? यदा का मतलब जब। यदा मतलब जब होता है। यदा का मतलब का जब। यदा विद्यार्थी आगच्छति या यदा सह एतत् कार्यम करोति। यदा मतलब क्या होता है जी? जब होता है। समझे ना जी। कदा का अर्थ क्या होता है जी? कदा का मतलब होता है कब, है ना जी। कदा कहीं लिखा है। ये सारी चीजें पैसेज में भी काम आएंगी और आपके किस में काम आएंगी? आपके संस्कृत के प्रश्नों में भी कार्य आएगा, ठीक है जी। तदा का मतलब क्या होता है जी? तदा का मतलब होता है तब। यदा छात्राः, यदा शिक्षकः आदिशति तदा छात्रः करोति, तब छात्र करता है। अधस्तनेषु नीचे लिखे में से, अधो लिखतेषु, निम्न लिखतेषु, अधस्तनेषु। प्रयोजनम का मतलब क्या? उद्देश्यम। प्रयोजनम का अर्थ क्या होता है जी? उद्देश्यम, उद्देश्य होता है। आगे चले, चलो जी। बोधपट्टनम, बोधपट्टनम मतलब फ्लैश कार्ड। क्या जी? फ्लैश कार्ड। बोधपट्टनम आप जानते होंगे, जब कभी क्या होता है जी?
फ्लैश कार्ड दिखा के बच्चों को पढ़ाते हैं। फ्लैश कार्ड के माध्यम छोटे छोटे पत्रक होते हैं, वो अगर उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, बोध पट्टनम, और कहते हैं उसको अंग्रेजी में फ्लैश कार्ड। परिप्रेक्षा, परिप्रेक्षा से तात्पर्य यहां पर क्या है जी, परिप्रेक्षा से तात्पर्य है प्रश्न पूछने हेतु आधारित अधिगम। प्रश्न पूछने हेतु आधारित अधिगम मतलब जैसे हम प्रश्न पूछ कर कुछ बोलते हैं, कैसे जी, प्रश्नों को पूछते हुए हम जब कुछ बोलते हैं, कोई प्रश्न है तो उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, कहते हैं परिप्रेक्षा आधारित प्रश्न है, प्रश्न पूछने हेतु आधारित अधिगम। कस्य का मतलब क्या होता है, किसका है, कस्य का मतलब किसका, यहीं पर आ जाता है यस्य का मतलब जिसका। यस्य का मतलब क्या होता है जी, जिसका। यस्य का मतलब क्या होता है, जिसका। कस्य का मतलब किसका, यस्य का मतलब जिसका। समझे ना जी। श्रुतलेखः, श्रुतलेखः का मतलब इमला। इमला जानते हैं ना, डिक्टेशन, अंग्रेजी वालों क्या, डिक्टेशन। इसका मतलब क्या होता है जी, डिक्टेशन होता है। आई बात गई समझ में। क्या है प्रतिपुष्टि, मतलब क्या, फीडबैक। प्रतिपुष्टि मतलब क्या होता है जी, फीडबैक होता है। फीडबैक को ही और किस नामों से जानते हैं, प्रतिनिवेशनम, अनुनिवेशनम, पुनर्निवेशनम। ठीक है जी, प्रतिपुष्टि, फीडबैक, प्रतिनिवेशनम, अनुनिवेशनम और पुनर्निवेशनम, इन नामों से हम जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। ये इसलिए बता रहा हूं, जितने भी आपके छात्र, हमारे जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, सबको मैं इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ विद्यार्थी कि प्रतिपुष्टि तो आप बढ़िया जानते हो, बार बार पढ़े हो। कहीं आ जाता है प्रतिनिवेशनम, कहीं आ जाता है अनुनिवेशनम, कहीं पुनर्निवेशनम, तब आपको समस्या होती है कि इसका हिंदी क्या होगा, ये कहना क्या चाह रहा है, इसलिए ये बता रहा हूँ। आगे आओ। अभिव्याप्य कक्षा, अभिव्याप्य कक्षा है, इसी को क्या बोलते हैं, समावेशी कक्षा। क्या बोलते हैं जिसको, इसको बोलते हैं समावेशी कक्षा है। अब चाहे समावेशी कक्षा कहो चाहे अभिव्याप्य कक्षा। आगमन, आगमन को क्या बोलते हैं, आरोहात्मक अधिष्ठापन। आगमन को क्या बोलते हैं, आरोहात्मक या फिर अधिष्ठापन। आगमन को क्या बोलते हैं जी, आरोहात्मक या फिर अधिष्ठापन विधि। अस्तु। और फिर निगमन को क्या बोलते, अवरोहात्मक। क्या बोलते हैं जी, निगमन को अवरोहात्मक बोलते हैं। मतलब आगमन विधि का और किन नामों से जानते हैं, तो अवरोहात्मक विधि और अधिष्ठापन विधि के नाम से जानते हैं। निगमन विधि को अवरोहात्मक विधि के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है अंतरावैयक्तिक का है, स्वयं से विचार विमर्श। अंतरावैयक्तिक के तात्पर्य क्या है जी, स्वयं से विचार विमर्श करके जो है, जब हम कोई बात कहते हैं, जैसे छात्र जो है अपनी अंतरावैयक्तिक प्रज्ञा के माध्यम से किसी बात को कहता है, मतलब स्वयं से विचार विमर्श करके कुछ स्वयं से सोच कर कुछ कार्य करता है। फिर उसी में आता है अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा। अंतर्व्यक्ति प्रज्ञा कौन सी होती है, जब हम परस्पर विचार विमर्श करते हैं, मतलब एक दो में आए, जैसे छात्रों में समूह में छात्र बैठा है तो आपस में जब हम विचार विमर्श करते हैं तो वो क्या होता है, वो परस्पर विचार विमर्श अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा के नाम से इसको हम जानते हैं और समझते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। इसको हम बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा। आगे बढ़ें, चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है अष्टमी कक्षा पर्यंतम, 8वीं कक्षा तक। अष्टमी कक्षा पर्यंतम से तात्पर्य क्या है, 8वीं। पर्यंतम यहाँ एक्चुअली हम बताना चाहते हैं पर्यंतम का मतलब क्या होता है। जैसे कहते हैं पाठ समाप्ति पर्यंतम, पाठ की समाप्ति तक है, अष्टमी कक्षा पर्यंतम, 8वीं कक्षा तक। तो ये है 8वीं कक्षा तक, ऐसा कहा गया है। ठीक है जी। सज्जीकरणम, सज्जीकरण मतलब तैयारी। सज्जीकरणम से तात्पर्य क्या है जी, तैयारी। सज्जीकरणम का मतलब क्या है जी, तैयारी। क्या जी, तैयारी। जैसे सज्जीकरण मतलब तैयारी, वो जो लिपस्टिक वगैरह नहीं, लिपस्टिक और वो नहीं, हाँ नहीं तो सोचो क्या है वो, ये तैयारी, हाँ मस्त एकदम बेहतरीन मार आई लाइनर वगैरह लगा के तैयार हो रहे हो जी, नहीं। सज्जीकरण का मतलब ऐसी तैयारी जो घर पे, मतलब जैसे शिक्षक तैयारी करके पढ़ाने आता है तो सज्जीकरण करके आता है। आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो संस्कृत में कहते हैं किस
परीक्षा की सज्जीकरण कर रहे हो, किस परीक्षा की सज्जा कर रहे हो, समझे ना जी। यत से तात्पर्य क्या है कि, बार बार आपको देखने को मिलता है आपके उसमें कि यत का मतलब की, यत से तात्पर्य क्या है कि। समुपयुक्तम, समुपयुक्तम से क्या है, सबसे ज्यादा उपयुक्त। समुपयुक्तम से क्या तात्पर्य है जी, सबसे ज्यादा उपयुक्त। निम्नलिखितेषु समुपयुक्तम उत्तरम किम, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है ना जी। अगर ऐसा प्रश्न होता है तो वहां लिखा जाता है क्या, समुपयुक्तम। आई बात कई समझ में। आगे आते हैं, कतमा। कतमा मतलब होता है कौन सी, कतमा मतलब क्या, कौन सी। कहते हैं निम्नलिखितेषु कतमा विधि, निम्नलिखितेषु कतमा विधि समुपयुक्ता, कतमा विधि उपयुक्ता अस्तु, तो कौन सी विधि है ना जी। सूचयति मतलब सूचित करता है। जैसे बहुत एक प्रश्नों में आपने देखा होगा बहुत सारी गतिविधियां दे देते हैं कि एका शिक्षिका स्वकक्षायाम एतत् करोति, यह करता है, यह करती है। इस प्रकार से जब दे देते हैं उसके बाद वहां पर आपसे कहता है एतत् कार्यम किम सूचयति, यह कार्य क्या सूचित करता है, समझे ना जी। फिर यह कार्य क्या सूचित करता है, सूचित मतलब सूचित करता है। आगे है स्वकक्षायां मतलब अपनी कक्षा में, किसमें जी, अपनी कक्षा। यहां पर हम लोग क्या देखेंगे जी, स्वकक्षायां मतलब अपनी कक्षा में। कहते हैं एक शिक्षिका स्वकक्षायाम अपनी कक्षा में यह करती है, एक गतिविधि करा रही है, स्वकक्षायाम तो अपनी कक्षा में। आदौ या आद्य, ये जो आदौ लिखा है या आद्य लिखा है, आद्य कथनम कहता है कि निम्नलिखितेषु आद्य श्रवण कौशलम किम, आदौ श्रवण कौशलम किम, या कहते हैं या कोपी कक्षायाम या स्वकक्षायाम आदौ उदाहरणम ददाति, आदौ मतलब पहले उदाहरण देते हैं, तदनंतरम, तदनंतरम उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते, उसके बाद में हम नियम बताते हैं। ऐसा जब प्रश्न होगा तो वहां पे आदौ या आद्य का प्रयोग होता है, उसका मतलब होता है पहले या प्रथम। संप्रेषणात्मकम, संप्रेषणात्मकम से मतलब क्या है, विचारों का आदान प्रदान। संप्रेषणात्मक से तात्पर्य क्या है, विचारों का आदान प्रदान। विचाराणाम आदानम प्रदानम चा, तो विचारों का आदान प्रदान, ये तो बढ़िया जानते हैं संप्रेषण। और संप्रेषण जहां कहीं लिखा हो इसका मतलब कहीं अकेले नहीं, वहां पर कहीं ना कहीं दो पक्ष हैं, तो दोनों में आपस आदान प्रदान हो रहा है विचारों का, वही जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो वो संप्रेषण कहलाता है। यस्याम या यस्मिन मतलब होता है क्या, जिसमें, यस्याम जिसमें, यस्मिन जिसमें। वा का मतलब क्या होता है, अथवा है। सह जैसे सह कार्यम करोति न वा, वह कार्य करता है अथवा नहीं। सत्यम अस्ति न वा, सत्य है अथवा नहीं, ऐसा लिखा होता है। ना वा, ना मतलब नहीं, वा का मतलब अथवा। तेषाम उसमें या उनमें, है ना जी। तेषाम से तात्पर्य क्या है, तेषाम से मतलब है उनमें या उनमें, उसमें या उनमें, उसमें या उनमें, ऐसा तात्पर्य होता है, ठीक है जी। तेषाम का मतलब उसमें या उनमें, है ना। तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए कि तेषाम ऐसा कहीं लिखा, ऐसा आपको आपके पैसेज में भी मिलेगा और आपके कहां जी, और आपके अपने जो प्रश्न पेडागोजी वाले आते हैं वहां भी मिलेगा। तो तेषाम उसमें या उनमें। आगे आइए, नैसर्गिकी का मतलब होता है प्राकृतिक। प्रयतते मतलब होता है प्रयास करना, क्या, या कोई सिचुएशन दे दिया गया तो
शिक्षिका किम प्रयतते, क्या शिक्षिका क्या करना चाहती है, तो क्या करना चाहती है, तो भाई वो प्रयतते मतलब क्या अर्थ हो गया, क्या प्रयास करना चाह रही है। अनुमातुम, अनुमान करने के लिए, अनुमातुम मतलब क्या होता है जी, अनुमान करने के लिए, समझे जी, अनुमातुम अनुमान करने के लिए। समाधातुम समाधान के लिए, समाधातुम का मतलब क्या होता है, समाधान के लिए। अनुमातुम तुम आए तो समझिए के लिए अर्थ देता है। क्या अर्थ देता है जी, कभी भी अगर ऐसा आता है तो मतलब क्या अर्थ देता है, सारे बोलो, जय माता दी नहीं बोलना है, क्या अर्थ देता है, जल्दी बोलो। के लिए अर्थ देता है, क्या अर्थ देता है जी, के लिए अर्थ देता है। कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा है तब समझे कि नहीं समझे, है ना जी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं विद्यार्थियों, क्या है यहां पर, हाँ, समाधातुम समाधान के लिए, इत्ते तानि ये सभी, इति एतानि, इति एतानि, इत्ते तानि ये सभी, समय इसमें से सभी या ये सभी। इत्ते तानि किम कथ्यते, इत्ते तानि किम कथ्यते, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं। कोई गतिविधि दी होगा तब इसका प्रयोग होता है लास्ट में, है ना जी, कि एक शिक्षिका ये गतिविधि क्लास में करा रही है, इत्ते तानि किम कथ्यते, ये सभी क्या कहलाते हैं। या फिर कहते हैं अभिजातानि, जानते हैं, क्या जानते हैं, अभिजातानि मतलब जानते हैं, अभिजातानि का तात्पर्य क्या है जी, जानते हैं, क्या जानते हैं, तो जानते हैं। कहीं भी अगर प्रश्नों में ऐसा लिखा मिल जाए या कहीं भी मिल जाए अभिजानाति, अभिजातानि माफ कीजिएगा, अभिजातानि तो मतलब क्या होता है जी, जानते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, आगे आओ। शोधनार्हाः, शोधनार्हाः लिखा है, शोधन आर्हाः, शोधन आर्हाः, अर्ह मतलब कहते नहीं, कहते हैं अर्हता, अर्हता से क्या बना है जी, अर्ह, अर्ह से बना है क्या, आपकी अर्ह से क्या बना है, अर्हता, अर्ह का मतलब होता है योग्य। कहते हैं आप इसकी अर्हता रखते हैं, आप इस विषय की या इस डिपार्टमेंट के लिए आपकी ये योग्यता है, आपकी अर्हता, अर्हता, है ना जी। तो वही है, अर्हता से तात्पर्य क्या है जी, योग्यता से, है ना जी। कि शोधन कहा कि जैसे कोई बार बार त्रुटि कर रहा है कोई छात्र, तो वहाँ कहते हैं ये संशोधन अर्ह है, ठीक है जी, संशोधन योग्य है, तो आपका ये है। अवधानम ददाति, ध्यान देता है, अवधानम ददाति मतलब ध्यान देता है। जैसे कहते हैं कोई शिक्षक है या कोई शिक्षिका है, वो बोल रही है, वो कह रही है, वो पढ़ रही है, और सर्वे छात्राः या छात्र क्या करते हैं, अवधानम ददाति, ध्यान देते हैं, है ना जी, ध्यान देता है। या अवधानम शृणोति, अवधानेन शृणोति, अवधान के साथ सुनता है। समझे कि नहीं समझे, बोलो, समझे कि नहीं समझे जी। सच्ची बता रहा हूं, ऐसा कहीं मिलेगा नहीं। ये जो जखीरा है ना जी, अभी तो देखो पिटारा खुल रहा है, अभी आगे ऐसी चीजें हैं जो शायद कहीं पर आपको प्राप्त हो या कोई बताया हो, ठीक है जी। अब हमारे ऐप पे जुड़े हो तो कुछ तो अलग मिलेगा ही ना जी। तो प्रचुरम अभ्यासम, अधिक अभ्यास, क्या जी, प्रचुरम अभ्यासम, अधिक अभ्यास। तान मतलब उनको है, तान कहीं लिखा है तो मतलब उनको, और तान इस सर्वनाम पद है, मतलब इसके पहले किसी कर्ता के लिए कहा होगा। जैसे अगर प्रश्न में है कोई शिक्षक है ये कार्य कर रहा है, तो ये अपने छात्रों को, तो स्वछात्रान बाद में लिख दिया, उस स्वछात्रान के लिए तान शब्द का प्रयोग करता है। तान मतलब उनको, किनको, छात्रों को। अनुश्रुत्य सुन करके, अनुश्रुत्य मतलब सुन करके, अनुश्रुत्य मतलब सुन करके। जैसे शिक्षिका या अध्यापिका वदति, शिक्षिका या अध्यापिका वदति, छात्रः अनुसृत्य अनुकरणम करोति, छात्र अनुसृत्य उनको सुन करके क्या करते हैं, अनुसरण करते। तो अनुसृत्य मतलब सुन करके। समझे कि नहीं समझे, आगे बढ़ो। समूहबद्ध भूत्वा, समूह में हो करके, समूहबद्ध भूत्वा मतलब समूह में हो करके, समूह में हो करके मतलब समूहबद्ध
भूत्वा समूह में होकर के कार्य करते हैं। जैसे किसी क्लास में कभी ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसी गतिविधियां आपको नजर आती हैं जिसमें शिक्षक जो है छात्रों को समूह में कार्य करने के लिए कहता है, तो वहां पर एक शब्द आता है संस्कृत में समूहबद्ध भूत्वा करो कार्यम कार्यति। समूहबद्ध छात्रान आदिशति यत, कि वो समूहबद्ध भूत्वा कार्यम करोति, वो समूह में एकत्र होकर समूह में होकर कार्य करते हैं। ठीक है जी। फिर कहते हैं प्रयोक्तुम। प्रयोक्तुम मतलब प्रयोग करने के लिए। प्रयोक्तुम से तात्पर्य क्या है? प्रयोग करने के लिए। प्रयोग करने के लिए। प्रयोक्तुम का मतलब क्या है जी? प्रयोग करने के लिए। आई बात गई समझ में? प्रयोग करने के लिए। प्रयोक्तुम मतलब प्रयोग करने के लिए। ऐसी तरह जैसे वहां था अनुमातुम, अनुमान करने के लिए। समाधातुम, समाधान करने के लिए। पाठयितुम, पढ़ाने के लिए। निरीक्षयितुम, निरीक्षण करने के लिए। निरीक्षितुम, निरीक्षण करने के लिए। जहां पर तुम आए, जहां अंतिम में तुम आए, मतलब तुम का मतलब क्या अर्थ देता? के लिए। क्या देता जी? क्या अर्थ देता है ये? के लिए अर्थ देता है। समझे कि नहीं समझे प्रिय विद्यार्थियों? है ना जी। आगे चलें, कोई समस्या तो नहीं जी? आगे बढ़ते हैं। फिर अगला पेज पे देखते हैं। कहते हैं कि तुलनया, तुलना के साथ। तुलनया का मतलब क्या होता है जी? तुलना के साथ कार्य होता है। किसके साथ जी? तुलनया मतलब तुलना के साथ कार्य होता है। तुलनया कहते हैं जैसे कई सारे प्रश्नों में आया है कि तुलनया सह पाठयति, तुलना के साथ पढ़ाती है? शिक्षिका स्वकक्षायाम तुलनया सह पाठे। तुलनया का मतलब क्या? तुलना के साथ। फिर स्वमत्या पूरणार्थम, अपनी मति, अपनी बुद्धि से भरने के लिए है। अपनी बुद्धि से भरने के लिए एक क्लोज टास्क होता है। क्लोज टास्क कौन सा जी? क्लोज टास्क होता है। क्लोज टास्क का मतलब वही जिसमें कभी कभी आप तो बढ़िया जानते होंगे, जैसे दूसरा कोई शब्दों का समूह है, दूसरा तीसरा शब्द गायब है और उसमें विद्यार्थी अपनी मति, अपनी बुद्धि से क्या करता है? उसको भरता है। अपनी बुद्धि से उसमें शब्दों को भरता है, शब्दों का नियोजन करता है। वो क्या है? क्लोज टास्क होता है। उसको क्या करते हैं हम? क्लोज टास्क कहते हैं। साथ में संस्कृत में इसको क्या लिखते हैं? स्वामत्या पूर्णार्थम। समझे जी मैथ वाले सर? हाँ, तो कहते हैं स्वामत्या पूर्णार्थम, अपनी मति से, अपनी बुद्धि से उसको पूरा करता है, भरता है। तो इस कार्ड स्वामत्या पूर्णार्थम, अपनी बुद्धि से भरने के लिए। और जहां पर ऐसा होता है उसको कहते हैं क्लोज टास्क अंग्रेजी में। आई बात गई समझ में? फिर कहते हैं तो जानते हैं ना जी, पोर्टफोलियो, ये लिखा है पोर्ट नामक फोलियो, ये तो अंग्रेजी में जानते होंगे, संस्कृत में कैसे आता है? जहां पर पोर्टफोलियो कहना होता है वहां लिख देते हैं संस्कृत में संचयनी। क्या लिख देते जी? संचयनी। वहां लिख देते हैं क्या? पत्राधानम। क्या लिखते हैं जी? पत्राधानम लिख देते हैं। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो चाहे पत्राधानम लिखा हो, चाहे पोर्टफोलियो लिखा हो और चाहे संचयनी लिखा हो, सबका मतलब एक, सबका मालिक एक। बोले तो उसका अंग्रेजी में अर्थ का समझोगे? पोर्टफोलियो। संस्कृत में संचयनी, पत्राधानम, अंग्रेजी में पोर्टफोलियो, जिसको कि आप बेहतर ढंग से जानते हैं। आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे? बड़े आगे आओ। फिर कहते हैं विभज्य। कई सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक कहा शिक्षिका अस्ति स्वकक्षायाम चतुर्समूहेषु विभज्य, चार समूहों में बांट करके, चार समूहों में
बांट करके, है ना जी, 4 समूहों में विभज्य मतलब बांट करके कार्य करती है। तो वहां पर हम क्या प्रयोग करते हैं जी, विभज्य का प्रयोग करते हैं। समझे कि नहीं समझे, तो समझ जाना गुरु हैं। फिर कहते हैं सम्यक रीत्या अधिगता, अच्छी ढंग से, अच्छे तरीके से समझना, अच्छी तरीके से समझना, सम्यक रीत्या अधिगता। जैसे कभी कभी होता है, ये पूरा ये शब्द है कहाँ के, अपने जो भी प्रश्न पत्र में आए हैं वहां से मैं ढूंढ के लाया हूं, आपके लिए लाया हूं, केवल आपके लिए लाया हूं, समझे ना जी। सम्यक रीत्या अधिगता, अच्छी तरीके से समझता है। क्लास में कोई शिक्षिका पढ़ा रही है, तो उसमें लिखा जाता है कि एका शिक्षिका स्वकक्षायां पाठयति तथा च छात्रः सम्यक रीत्या अधिगता, छात्र उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो बोलो बोलो क्या, तो ये है अच्छी तरीके से, इसको जान लेना। ये संस्कृत में इसे लिखा हुआ मिलेगा संस्कृत के विद्यार्थियों। त्रिमास यावत, 3 महीने तक, कुल मिला के हम ये बताना चाहते हैं यहां पर जो यावत का मतलब है वो है तक से, है? और क्या आता है पर्यंतम, पर्यंतम का मतलब क्या होता है जी, तक होता है। कोई दिक्कत, पर्यंतम का मतलब क्या होता है, तक होता है। समझे, आई बात गई समझ में। तो चलो आगे चलते हैं, यहां तक हो गया। ये है अधुना या संप्रति, इस समय। अधुना मतलब इस समय, जहां संप्रति लिखा हो, जहां लिखा हो अधुना, इसका मतलब क्या होता है, तक। क्या जी, इसका मतलब होता है समय तक। जैसे इस समय, इस समय, इस समय, नाट तक, है ना जी। जैसे जैसे कहते हैं कि इदानीम, है ना जी, संप्रति पठति, मतलब इस समय वह पढ़ता है, लगातार उसकी किसी क्रिया के वर्तमान काल के लगातार होने की सूचना उसी पर्टिकुलर टाइम पर। जैसे वह सह लिखन वह सह संप्रति पठति, वह पढ़ते हुए, पढ़ते हुए, संप्रति पठति, पढ़ते हुए, ऐसा अर्थ आएगा, ऐसा मतलब आएगा। समझे कि नहीं समझे, तो बिल्कुल ये होता है। विचारान समाहृत्य, विचारों को, समाहृत्य मतलब लेकर के, विचारों को लेकर के। कहते हैं ना जी कि छात्रान विचारान समाहृत्य पाठयति, कि छात्रों के विचारों को लेकर के पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब होता है विचारों को लेकर। आधृत्य मतलब का भी मतलब होता है लेकर। अवबोधम मतलब ज्ञानम, अवबोध का मतलब क्या होता है जी, ज्ञान हो जाना। क्या हो जाना, तो अवबोध का मतलब होता है विद्यार्थियों ज्ञान। हाँ, संस्कृत में बोले तो ज्ञान, और वैसे बोले तो ज्ञान। आई बात गई समझ में। प्रयुज्यन्ते मतलब प्रयोग करते हैं। प्रयुज्यन्ते मतलब क्या होता है जी, प्रयुज्यन्ते का मतलब होता है कि प्रयोग करते हैं, है ना जी। स्वभाषायाम प्रयुज्यन्ते, अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। कुछ इस टाइप का आपका लिखा रहता है। समझे कि नहीं समझे। फिर कहते हैं वस्तूनि आनयति, कहीं लिखा होगा वस्तूनि आनयति, इससे तात्पर्य क्या है, इससे क्या होता है, वस्तूनि आनयति, वस्तुएं लाती है, लाती है या लाता है, कुछ भी हो सकता है जिस लिंग के लिए। अगर अध्यापक है तो वस्तु लाता है, और अध्यापिका है तो लाती है ना जी। तो ऐसा मैं आपके प्रश्नों से उठा के लाया हूं, जो आपके प्रश्नों में लिखा हुआ, मेरा बड़ी मेहनत के बाद, है ना, लेकर आया हूं। ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। समझे कि नहीं समझे, ए सुनो इधर आओ, समझे कि नहीं समझे, तो समझ ही गए होंगे प्रिय विद्यार्थियों। तो ये वस्तुनि आनयति, वस्तुएं लाती हैं। आगे बढ़ने, चलो जी आगे बढ़ते हैं। केन नामना जायन्ते, किस नाम से जानते हैं। केन नामना जायन्ते मतलब किस नाम से हम
जानते हैं ऐसा केन नामना। जैसे क्या होता है, कभी कभी प्रश्नों में आपको बहुत सारी गतिविधियां, एका शिक्षिका स्वछात्र चतुर्समूहेषु विभज्य एतत् कार्यम करोति, या यह कार्य ऐसा गतिविधि कराती है, तो कहते हैं मतलब ऐसाम गतिविधि केन नामना, ऐसा गतिविधि, यह गतिविधि केन नामना जायन्ते, किस नाम से जानी जाती है, तो किस नाम से जानते हैं, ऐसा केन नामना जायन्ते का आपका हिंदी अर्थ होता है। आई बात आई समझ में? समझे कि नहीं समझे भाई साहब? समझ गए कि नहीं समझ गए? और नहीं समझ ले थोड़ा और आगे बढ़ लो, फिर अगर नहीं समझ गए हैं तो और बढ़ लो। साहाय्यम करोति, साहाय्यम करोति से क्या तात्पर्य है गुरु? साहाय्यम करोति से तात्पर्य क्या है? साहाय्यम करोति से तात्पर्य है कि यहां पर आपको ध्यान है जी कि कार्य सहायम सहायता करता है। जैसे क्या कभी कभी होता है कि कोई पढ़ रहा है, कोई शिक्षक, मतलब माफ कीजिएगा, कोई पढ़ रहा है तो क्या हो रहा है जी, उसमें क्या करता है, सहाय्यम करो, सहायता करता है। शिक्षका सहाय्यम करोति अस्तु, शिक्षका किम करोति, शिक्षकः छात्रस्य कार्ये, छात्राणां कार्ये सहाय्यम करोति, उसमें उनके कार्य में वो क्या करता है जी, सहायता करता है, ऐसा अर्थ होता है। बार बार आया है आपके प्रश्नों में, एक बार नहीं आया है, कई बार आया है। समझे कि नहीं समझे जी? एक बार नहीं, कई बार आया है। फिर कहते हैं कार्यति मतलब कराता है। कार्यति से क्या तात्पर्य है? कार्यति मतलब होता है कराता है, कार्यति मतलब कराता है, समझे ना जी? कार्यति का मतलब क्या? कराता है। जैसे पाठयति, ऐसे ही ये लिखा भी है, पाठयति मतलब पढ़ाता है। देखो करोति मतलब करता है, ठीक है। जैसे शिक्षकः एकम कार्यम कारयति तथा छात्रः कार्यम करोति, शिक्षक कार्य कराता है, कार्य मतलब कराता है, और छात्रः करोति, छात्र करता है। पाठयति, शिक्षकः पाठम पाठयति, पाठयति मतलब पढ़ा रहा है कोई, है, और छात्रः क्या करति, पठति मतलब पढ़ता है। पठति मतलब क्या होता है जी, पढ़ता है। आगे बढ़ें। योजनम, योजयित्वा, योजयति, ये जो सारे शब्द हैं, योजनम, योजयित्वा या फिर आपका योजयति, ये जितने हैं इनका अर्थ जोड़ करके या जोड़ता है, ऐसा अर्थ होता है। योजना मतलब जोड़ना, या यूं कह लो शामिल करना, है ना जी, अंतर्भाव करना, ऐसा इसका। जैसे कि वह विभिन्न गतिविधिषु शिक्षण सहायक सामग्री योजित्वा पाठयति, है, उनको विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री को जोड़ करके पढ़ाता है, ऐसा होता है। प्रोत्साहितव्या, प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहितव्या मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए। तो प्रोत्साहितव्या का मतलब क्या होता है जी, प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहितव्या बोले तो प्रोत्साहित करना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? ये जो प्रोत्साहितव्या है मतलब क्या होता है जी, प्रोत्साहित करना चाहिए। जहां पर भी तव्या 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 की ध्वनि आए, ये समझो कि तव्यत प्रत्यय लगा है, और जब तव्य प्रत्यय रखा है तो ये हमेशा या तो योग्य या फिर आपका ये चाहिए अर्थ देता है। क्या देता है जी? चाहिए अर्थ देता है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। फिर आते हैं स्मर्तव्य, स्मरण करना चाहिए। स्मर्तव्य से क्या तात्पर्य है जी? स्मर्तव्य से तात्पर्य है स्मरण करना चाहिए। यहां पर भी जैसे कर्तव्य करना चाहिए, स्मर्तव्य स्मरण करना चाहिए, पाठितव्य पढ़ाना चाहिए। तो ऐसा अर्थ हमेशा समझिएगा अगर आपके कहीं भी प्रश्नों में आ रहा है या फिर कहीं पैसेज से आ रहा है। समझे कि नहीं समझे? आ गया। अगला है
अब ये जो क्वेश्चन आया है ऑनलाइन मोड्स के प्रश्नों से है, ऑनलाइन मोड के जिसमें आई जो कठिन शब्दावलियां हैं ये उनसे जुड़े हुए कुछ शब्दावलियां हैं, देख लेते हैं। क्या कहते हैं? बहुभाषीयता। क्या है जी? बहुभाषीयता की हम बात करते हैं जी। बहुभाषीयता क्या होती है? तो बहुभाषीयता मातृभाषा आधारिता होती है, संसाधन रूपेण प्रयोक्तव्या, संस्कृति ज्ञान वृद्धि। ये सारे के सारे शब्द आपको हेल्प करेंगे बहुभाषीयता के संदर्भ में, समझे कि नहीं? फिर करते हैं सक्रिय शब्दावली। सक्रिय शब्दावली इसका मतलब क्या करते हैं? लेखने भाषणे प्रयुक्तः शब्दः। लिखने में, भाषणे में, बोलने में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं वो कैसे शब्द कहलाते हैं? वो सक्रिय शब्दावली के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है जी? तो वो आता है किसके अंतर्गत जी? वो आता है सक्रिय शब्दावली के अंतर्गत आता है। समझे कि नहीं समझे जी? सक्रिय शब्दावली के अंतर्गत उसको हम शामिल करते हैं। अगर ऐसा आता है तब। कैसा आता है जी? जब लिखा होता है लिखने में, भाषण मतलब बोलने में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? वो सक्रिय शब्दावली के नाम से उनको अभिहित करते हैं, उनको हम जानते हैं, उनको हम समझते हैं। ठीक। फिर आती है बात किसकी? उपभाषा की। पर यहाँ ये मातृभाषा क्यों कहा गया मातृभाषा? क्योंकि मातृभाषा पर आधारित होती है कौन? बहुभाषीयता। हम बहुभाषीयता की बात करते हैं तो जो बहुभाषी कक्षा होती है वहां पर ये मातृभाषा जो है एक आधार का कार्य करती है। किसका कार्य करती है जी? वो आधार का कार्य करती है। अगला लिखा है संसाधन रूपेण। एक संसाधन के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं, है ना जी? आता है संसाधन रूपेण प्रयोक्तव्यः। फिर संस्कृते ज्ञान वृद्धि, संस्कृतियों की ज्ञान में ये वृद्धि करता है। फिर करते हैं सक्रिय से बता दिया। उपभाषा क्या होती है? उपभाषा के संदर्भ में जान लेना कि भाई उपभाषा क्या होती है। हाँ, उपभाषा भैया किसी भी क्षेत्र की, क्षेत्र विशेष की, किसी समूह विशेष की, किसी सामंजस्य मतलब समाज विशेष की जो भाषा होती है उसकी विशेषता होती है। किसी क्षेत्र की, किसी समूह की, किसी समाज की जो विशेषता है वो उपभाषा के अंतर्गत आती है। और एक विशेषता भी होती है इसकी उपभाषा, कहते हैं ये नवीन भाषा नास्ति। ये कोई नई भाषा नहीं होती है। कोपि नवीन भाषा नास्ति, कोई नए भाषा नहीं। मतलब उपभाषा से तात्पर्य क्या है कि ये कोई नई भाषा नहीं होती है। ये जो होती है आपकी अपनी, मतलब किसी भाषा का ही प्रतिरूप हम ऐसा बोल सकते हैं, किसी भाषा का ही स्वरूप बोल सकते हैं। उस जैसे हम कहें कि हिंदी, हिंदी एक हिंदी भाषा के अंतर्गत भोजपुरी भी बोलते हो, अवधी भी बोलते हो, है तो ये क्या कहलाएगी जी? ये कहलाएगी मतलब अवधी भोजपुरी सब उपभाषा, एक बोली के रूप में। मतलब भाषा और बोली में अंतर है जी, तो इसको हम बोली के रूप में समझते हैं। ठीक ना भैया? कोई दिक्कत, कौनो समस्या समझ में तो नहीं आ रही ना जी? तो चलिए जी आगे बढ़ते रहो, है ना जी? आगे है प्रतीक भाषा। प्रतीक भाषा व्याकरणम भवति। प्रतीक भाषा का क्या होता है जी? व्याकरण होता है। क्या होता है? प्रतीक भाषा का व्याकरण।
तो थोड़ा ध्यान देंगे। यहां पर हम बात करते हैं जी किसकी, यहां पर अगर हम बात करते हैं प्रतीक भाषा की, किसकी जी, प्रतीक भाषा की अगर आप बात करते हो तो प्रतीक भाषा के रूप में विद्यार्थी आपको व्याकरणम भवति, प्रतीक भाषा का क्या होता है, कोई ना कोई व्याकरण होता है, प्रतीक भाषा का कोई चिन्ह होता है। समझे ना जी, कोई दिक्कत, कौन समस्या तो नजर नहीं आ रही ना जी। आगे आओ, कह रहे हैं प्रामाणिकम पाठ्यम, प्रामाणिका सामग्री, प्रामाणिकम पाठ्यम या प्रामाणिका सामग्री, इसकी बात करते हैं तो समाचार विज्ञापनम, वासगृह आहार सूची, क्या जी, वासगृह आहार सूची। अब वासगृह मतलब क्या होता है, वास मतलब ठहरने योग्य, तो एक्चुअली इसको हम कहते हैं होटल। कह ले होटल की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, एक बता रहे हैं, आहार सूची मतलब उसी किसी होटल का जो मेनू कार्ड होता है ना जी, जो मेनू कार्ड होता है, मेन्यू कार्ड, वही क्या है, उसी को हम कह रहे हैं क्या, होटल आहार सूची, वासगृह आहार सूची। जब किसी रेस्टोरेंट का, किसी होटल का जो वो पूरा आपका कैटलॉग होता है, क्या बोलते हैं जी उसको, आप क्या बोलते, मेन्यू कार्ड, जो भी बोलते हो ना जी, तो उसमें जो है वो उसी को हम कहते हैं होटल आहार सूची। समझे ना जी, कोई दिक्कत। तो वो जो पार्ट होता है उसको जब हम भाषा शिक्षण के तौर पर प्रयोग करते हैं, मतलब उस आहार सूची को नहीं है, हम यहाँ बात करेंगे जैसे प्राकथन होता है, हिंदी, संधि, समास, कारक, विभक्ति इत्यादि, तो वो क्या है, मेनू कार्ड के रूप में हम प्रयोग करते हैं। वो भी किस में आता है, उसको हम यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है आपके यहाँ, कई बार आता है, ये जो ऑनलाइन मोड वाला हम जो पढ़ा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ है, समझे ना जी, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में, समझे कि नहीं समझे। यहाँ बहुभाषीयता से, सक्रिय शब्दावली से, उपभाषा से, प्रतीक भाषा से, प्रामाणिकम पाठ्य प्रामाणिका सामग्री से, यहाँ कुल से प्रश्न आए हुए हैं, और उन प्रश्नों के संदर्भ में कैसा उत्तर सही होता है, क्या विकल्प में दिया है, ये मैं लेकर आया हूं। ये कहीं मिलने वाला नहीं, पूरे यूट्यूब पर। आगे चलो, आगे बढ़े, है ना जी, तो चलो आगे चलें। आगे कहते हैं, आगे बढ़ गए, हाँ, और भी कुछ आता है, ये आता है व्यंग्य चित्र और लघु कथा। व्यंग्य चित्र और लघु कथा से क्या तात्पर्य है, व्यंग्य चित्र लघु कथा से तात्पर्य यह है, जैसे व्यंग्य चित्र किसी आप समाचार पत्र में आप या कहीं और देखते होंगे, व्यंग्य चित्रों के माध्यम से कुछ आपको उसमें चित्र कार्टून टाइप के से बने रहते हैं, और उसमें वो कुछ बोलता रहता है, इस टाइप का जो कुछ होता है। और जो लघु कथा छोटी छोटी कथाओं के रूप में जो होता है, ये सब हमारे किस रूप में इनको समाहित किया गया है, इन सबको हम प्रामाणिक सामग्री के रूप में, किस रूप में जी, प्रामाणिक सामग्री के रूप में हम समाहित करते हैं। किससे जी, प्रामाणिक सामग्री या प्रामाणिक पाठ्य के रूप में हम उनको समाहित करते हैं। फिर बात आती है सहपाठी प्रतिपुष्टि की, किसकी बात आती जी, सहपाठी प्रतिपुष्टि की, किसकी बात आती जी, सहपाठी प्रतिपुष्टि की बात करते हैं तो पाठ्य पुस्तक लेखने नियमित रूपेण प्रयोक्तव्य, पाठ्य पुस्तक लेखने नियमित प्रयोक्तव्य, नियमित रूपेण, किसी पाठ्य पुस्तक के लेखन में हम सहपाठी की जो प्रतिपुष्टि होती है वो हम नियमित रूप से प्रयोग करते हैं। कैसे जी, हम नियमित रूप से प्रयोक्तव्य, एक क्वेश्चन आया है सहपाठी प्रतिपुष्टि प्रयोक्तव्य, हाँ क्या, सहपाठी जो सहपाठी साथ में पढ़ने वाला, उसकी प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक का प्रयोक्तव्य प्रयोग करना चाहिए। कैसे, नियमित रूप से, कभी कभी तो नियमित रूपेण, है ना जी, नियमित रूपेण पाठितव्य। लेखन योग्यता
स्वानुभवानाम लेखनम, कभी भी लेखन से संबंधित प्रश्न है तो स्वानुभवानाम लेखनम, अपने अनुभव पर लिखना, अपने अनुभव के आधार, अपने अनुभवों को लिखना। मैंने शायद कौशलों का वीडियो आपको दिया होगा, आपने कौशल पढ़ा होगा, उसमें मैंने लेखन कौशल के विषय में बताया है कि लेखन कौशल का जो मुख्य उद्देश्य होता है उसको क्या करते हैं जी, अपने स्वानुभवानाम लेखनम, है ना जी, स्वविचाराणाम लेखनम, ये सब किसके कीवर्ड हैं, लेखन योग्यता के। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना जी। आगे आओ, कहते हैं त्रुटि, त्रुटियों से प्रश्न बनता है। तो त्रुटियां क्या होती हैं, अधिगम का क्षेत्र होती हैं, शिक्षण का सोपान होती हैं, छात्र और अध्यापक दोनों के लिए अवधेय स्थल समझने का, छात्र शिक्षक दोनों के लिए। फिर छात्र शिक्षक दोनों के लिए क्या होते हैं, प्रतिनिवेशनम, पुनर्निवेशनम, अनुनिवेशनम, मतलब फीडबैक। ये फीडबैक का ही मैंने बताया था, ये सब उनके अन्य नाम है। तो ये चीजें हैं, प्रतिनिवेशनम, अनुनिवेशनम इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये सारे अगर ऐसा कहीं लिखा मिला त्रुटियों से संबंधित प्रश्न है, कोई छात्र बार बार त्रुटि कर रहा है, तो वहां पर ये निम्नलिखित एतादृशे विषय, इस विषय में कौन सा समीचीन कथन है, कौन सा समुपयुक्त कथन है, अगर ऐसा आ गया और ऑप्शन में कहीं दिख गया अधिगमम क्षेत्रम अस्ति त्रुटि है, छात्रस्य कृते अधिगमम क्षेत्रम अस्ति, या शिक्षण सोपानम अस्ति, या छात्र अध्यापकस्य कृते अवधेय स्थलम अस्ति, या प्रतिनिवेशनम पुनर्निवेशनम या अनुनिवेशनम अस्ति, किनके, द्वयोः कृते, छात्रस्य शिक्षकयोः कृते। तो आपका बिल्कुल वाला ऑप्शन सही होगा। फिर कहते हैं लेखन प्रक्रिया या अवस्थानम क्रमः, किसकी जी, लेखन प्रक्रिया अवस्थानाम क्रमः, लेखन प्रक्रिया की अवस्थाओं का क्रम। कुछ मैं बार बार आपको कहता हूं कि लेखन प्रक्रिया, यहां से 3-4 प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं विद्यार्थी जी। जो भी जुड़े हैं उनका स्वागत करते हैं जी, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्या कहते हैं जी, लेखन की प्रक्रिया की अवस्था का जो क्रम होता है, लेखन की यहां से प्रश्न आया है, और इसमें प्रश्न कैसा पूछता है, या तो उसको सही ढंग से क्रम से लगाने को दे देगा, या किसको शामिल नहीं किया गया है ऐसा दे देगा। तो चलते इनका क्रम देखते हैं क्या होता है। इनका क्रम क्या है, पहले विचारोत्तेजन करना छात्रों में है, विचारों उनको सोचने पे मजबूर करना। पहले वो क्या है, उनके विचारों को उत्तेजना करना है, उनके विचारों को उत्तेजित करना, उनके विचारों को सोचने पे मजबूर करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग। वही जो स्टॉर्म मतलब आंधी, उनके मस्तिष्क के ब्रह्मांड में जो है एक आंधी है, सोचने की आंधी है ना जी, विचार विमर्श करने की आंधी है। तब उसके बाद क्या करते हैं, जब ऐसा सोच लेगा है, क्या होता है जब कोई लेखक होता है, कोई कवि होता है, कोई गीतकार होता है, तो ऐसे नहीं लिखता है, पहले उसके मन में विचार आता है, सोचता है ढेर सारा है, तो कोई ऐसा मिल जाता है, कुछ ऐसा मिल जाता है, तथ्य के विराग से लिखने लगता है गीत है, कजरारे कजारे ते नैना। तो कजरारे कजारे ऐसे नहीं लिख दिया, उसके दिमाग में ये चला होगा, ये हवा आई होगी कि ऐसा लिख है, ऐसा उसके विचार आए होंगे, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग। उसके बाद रूपरेखा का निर्माण, आउटलाइनिंग किया जाता है, फिर प्रारूप लेखन किया जाता है, फिर पुनरावलोकन, फिर त्रुटि संशोधनम, फिर समापनम। ये होता है क्रम किसका, लेखन प्रक्रिया का क्रम। किसका जी, किसका क्रम, तो कहोगे ये है लेखन लेखन प्रक्रिया की अवस्था का क्रम, समझे ना जी, का उचित क्रम। ठीक है जी, ये क्या है, लेखन का उचित क्रम, समझे ना, लेखन प्रक्रिया की अवस्था का ये उचित क्रम कहलाएगा। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत, कौनो समस्या तो नहीं। याद रखना है, सब चीजें पूछी जाएंगी एग्जाम में। बहिर्वेशनात्मकम लेखनम, एक्स्ट्रापोलेटिव, इसी को ही कहते हैं बाह्य कलन लेखन। इसे क्या कहते हैं जी, बाह्य कलन लेखनम। क्या बोलते जी, इसी को ही क्या बोलते, इसी को बोलते क्या क्या क्या, बोलो बोलो बोलो, इसी को बोलते हैं जी बहिर्वेशनात्मक, इसी को बाह्य कलन, इसी को समान्वेशी लेखन। और ये होता क्या है, ये बहिर्वेशनात्मक लेखन या समन्वेशी लेखन या से बाह्य, ये समन्वेशी लेखन होता क्या है, जब क्या, जब कभी भी आपको ऐसा दिखे कि कोई
है जो अपने विचारों को किसी कथा, किसी कहानी में, किसी छात्र को कैसे आपसे, जैसे आपसे कहा जाए कि आप किसी कथा में, किसी कहानी में एक पात्र के रूप में हैं, एक पात्र मतलब एक कैरेक्टर के रूप में है। अब तुम अपने विचारों को, उस समय के विचारों को अपनी दैनंदिनी में, अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी डायरी में अपने विचारों को, उस स्वभाव को आप लिखो। तो ऐसा लेखन क्या कहलाता है? बहिर्वेशनात्मक लेखन कहलाता है, वाह्यकलन लेखन कहलाता है, समन्वेशी लेखन कहलाता है। और ऐसा इसके संदर्भ में दिनांते स्वादैनंदन्याम स्वभाव लेखनम, ये वाला कि दिन के अंत में दैनंदना, अपनी दैनंदिनी में, मतलब अपनी डायरी में स्वभाव लेखनम, अपना स्वभाव का लेखन करना, अपने स्वभाव का लेखन करना क्या कहलाता है जी? वाह्यकलन लेखन। ऊर्ध्व अधः श्रवण कार्यम और अधः ऊर्ध्व, अधः ऊर्ध्व श्रवण कार्यम। समझे कि नहीं समझे? ये क्या है? एक प्रश्न यहां से आता है कि ऊर्ध्व अधः श्रवण कार्य क्या होता है या अधः ऊर्ध्व श्रवण कार्य क्या होता है। अब एक कुछ इसमें मैं पॉइंट्स दिया हूं, अब इन पॉइंट्स को समझना। अगर ऐसा पॉइंट में कहीं मिला, जैसे यहां पर अगर आप देखोगे लिखा क्या है? सार निर्माणम, संदेश श्रवणम, पूर्वानुमानम, निगमनम, संक्षिप्तीकरणम, मुख्य विचार, मुख्य विचार श्रवणम, बहिर्वेशनात्मक प्रश्नाः। तो ये जितने पॉइंट्स हैं, अगर ऐसा कहीं लिखा मिल जाए ऑप्शन में, तो हमेशा वो क्या होगा? सही होगा। क्या होगा जी? सही होगा। समझे ना जी? ये जितने हैं संदेश श्रवणम एक वस्ती, तो सारांश पूछेगा निम्नलिखित अधः ऊर्ध्व श्रवण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? सारांश निर्माणम, संदेश श्रवणम, पूर्वानुमानम, निगमनम, संक्षिप्तीकरणम, मुख्य विचार श्रवणम, बहिर्वेशन प्रश्न, ये सब ऊर्ध्व अधः श्रवण कार्य में आते हैं। अधः ऊर्ध्व, और ये क्या है? अधः ऊर्ध्व श्रवण कार्य क्या होता है? उसमें आता है श्रुतलेख आता है, वह विकल्पीय प्रश्न आते हैं, और क्या आता है? और आता है विचार विमर्श करना आता है, अवशिष्ट शब्दानाम नियोजनम, जिसको कहते हैं क्लोज टास्क, वही है अवशिष्ट शब्दानाम नियोजनम। ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ये सारी चीजें किस में आती हैं जी? ये आती हैं किस में? बोलो क्या बोलोगे? रिकॉर्डिंग है जी। तो इसमें क्या है जी? विचार विमर्श करना, ये अवशिष्ट शब्दों का नियोजन करना, क्लोज टास्क, ये सब किस में आता है? ये आता है आपके किसमें? बोलो ये अधः ऊर्ध्व श्रवण कार्य में आता है। तो ये सब याद रखना। पूछेगा निम्नलिखित अधः ऊर्ध्व श्रवण कार्यम किम, तो अवशिष्ट शब्दानाम नियोजनम, विचार विमर्शः इत्यादि इत्यादि इत्यादि। फिर कहते हैं अनुभव आश्रित योग्यता क्या होती है? अनुभव कहते हैं छात्र पाठ के शेष भाग को स्वतः अनुमान से कहता है। कैसे मतलब? छात्र पाठ के शेष भाग को, जैसे क्या होता है, आधा पाठ कोई शिक्षक या शिक्षिका पढ़ती है और आधा आपसे कहती कि चलो बोलो जल्दी से, कहा है, ऐसा वो कह के बोले, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो कैसी योग्यता है, अगर और छात्र उसको कह देता है, बोल देता है, वैसे ही लिख देता है अपने, तो कैसे? अपने अनुभव के आधार पर, उसको कहते हैं अनुभव आश्रित योग्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है? LAD लैट, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसी को कहते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र, और इसी को बोलते हैं भाषा अधिग्रहण युक्ति ही है। इसी को भाषा, ये इसकी क्या है जी? अंग्रेजी है। ये किसकी? अंग्रेजी है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD की अंग्रेजी है, और भाषा अधिग्रहण यंत्र भाषा अधिग्रहण युक्ति। और ऐसा है, ये किसका है? किसका कथन जी? मतलब ये किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो नॉम चॉम्स्की है, चॉम्स्की द्वारा ये प्रतिपादित है। किसके द्वारा जी? ये चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित है। समझे ना जी? आगे चलते हैं। पृष्ठाश्रम स्कैफोल्डिंग, दूसरों की सहायता से सीखना।
दूसरों की सहायता से सीखना। कैसे दूसरों की सहायता से? पाढ़, ये पाढ़ का काम करता है इसका फोल्डिंग। जैसे कहते हैं ना जी, पृष्ठाश्रयम को हम कहते हैं इसका फोल्डिंग। इसको हम इस नाम से जानेंगे गुरु कि इसका फोल्डिंग का, जैसे कभी हम छात्र, देखो हम दो प्रकार से सीख सकते हैं, एक अपने खुद से स्वयं से सीखना, एक किसी की सहायता से सीखना, किसी चीज़ की हेल्प लेके सीखना। तो इसके फोल्डिंग में क्या होता है, किसी की हेल्प लेके सीखा जाता है। जैसे पहले हम पाठ को पढ़ भी सकते हैं, कह भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, लेकिन और उसके बाद हम अपने माता की, अपने पिता की, अपने भाई की, अपनी बहन, किसी की सहायता लेकर फिर पढ़ रहे हैं। जब किसी की हेल्प अपना पाढ़ जैसे यूज कर रहे हैं, पाढ़ है एज अ हेल्प, मतलब हेल्प ले रहे हो, वो है इसका फोल्डिंग कहलाएगा, पृष्ठाश्रयम कहलाएगा। ठीक है। भाषा अधिग्रहण या अर्जन, अब इसमें कुछ मैं शब्द दिया हूं, उन शब्दों को रट लेना, उन शब्दों को पढ़ लेना, वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। नैसर्गिक, अप्राकृतिक, अनौपचारिक, स्वाभाविकम, साहजिकम, अचेतनम, अप्रयासम, मातृभाषा, अनुकरणम, परिवारतः, ये जितने शब्द हैं सब कीवर्ड हैं किसके? भाषा अधिग्रहण के, या फिर यूं कह लो भाषा अर्जन के हैं। कैसे हैं? अगर ऐसा कहीं आ जाएगा परिवार से, अनौपचारिक है, प्राकृतिक अस्ति, नैसर्गिक अस्ति, अप्रयास, मातृभाषाधारितः, चेतनम, साहजिकम, स्वाभाविकम, तो अगर भाषा अधिग्रहण अर्जन से प्रश्न है तो अगर ऐसा कहीं ऑप्शन लिखा तो हमेशा सही होगा। ठीक। फिर भाषा अधिगम की बात करते हैं। अप्राकृतिक, औपचारिकी, सचेतनम, प्रयास युक्ता, द्वितीय भाषा, विद्यालयात, संसाधन रूपेण, लक्ष्य भाषा। ध्यान देना, तो ये अप्राकृतिक भी होती है, औपचारिक होती है। भाषा का अधिगम समझना जी, जो हम किसी भाषा अधिगम कहाँ करते हैं? जब हम किसी विद्यालय में, किसी शिक्षण संस्थान में जाकर कोई भाषा सीखते हैं, कुछ जानते हैं, तो वो हमेशा भाषा अधिगम कहलाएगा। समझे ना जी? तो ये है, ये अप्राकृतिक होती है, औपचारिक होती है, सचेतन, प्रयास युक्त, द्वितीय भाषा, और विद्यालय से प्राप्त करती है, इसीलिए विद्यालयात, विद्यालय से संसाधन, और लक्ष्य भाषा, मतलब लक्ष्य भाषा कौन सी होती है? सेकेंड लैंग्वेज, दूसरी भाषा, सेकेंड भाषा है। ये क्या होती है? आगे आते हैं, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, थोड़ा सा और बचा है जी। कहते हैं पंचमम कौशलम, कौशल तो 4 होते हैं आपने पढ़ा, लेकिन पांचवा कौशल कौन सा होता है? चिंतन। पांचवा कौशल कौन सा होता है? तो पांचवा कौशल आपका चिंतन होता है, चिंतनम। याद रखना, एक तो श्रवणम, एक होता है भाषणम, एक होता है पठनम, क्या जी? पठनम, और चौथा अंतिम कौशल का होता है लेखनम। और जो पांचवा कौशल, ये तो मुख्य 4 कौशल होते हैं, एक पांचवा स्वीकार किया गया है, जिसको हम क्या करते हैं? चिंतनम। बाल जल्पनम, अनुकूजनम, यहाँ से 2 प्रश्न आए हैं। तो जो 3 से 12 माह का बालक होता है वो बाल जल्पनम कहलाता है। जब वो शिशु जब कुछ बोलता है, वो हम उसको का नाम देते हैं, उसको बाल जल्पनम कहते हैं। और दूसरा है जो अनुकूजनम, तो 2 से 3 माह का जब बालक होगा, वो जो कुइंग करता है, कुइंग अंग्रेजी में बोलते हैं, वो जो करता है वो क्या है? उसको हम कहते हैं अनुकूजन करना। 2 से 3 माह। प्राकृतिक क्रम परिकल्पना, नेचर ऑर्डर, ये किसके द्वारा दी गई है? क्रेशन महोदय का ये दिया गया हुआ है एक परिकल्पना। कौन सा? प्राकृतिक क्रम परिकल्पना का संबंध किससे है? तो क्रेशन महोदय से है। ठीक है जी। भाषा कार्य मेनू कार्ड अभी मैंने बताया था, जस्ट इसके पहले आवास गृह सूची या आवास आहार सूची, वास आहार सूची, ऐसा मैंने बताया था। जो मेनू कार्ड के रूप में, भाषा के कार्य मेनू कार्ड के रूप में जो पूछता प्रमाणिका सामग्री कौन सा है? तो भाषा कार्य मेनू कार्ड रूपे है प्रयोग की जाती है कौन सी? प्रामाणिका सामग्री, प्रामाणिक सामग्री, प्रामाणिक पाठ्य। संविधान हिंदी भाषा, संविधान में हिंदी भाषा से कई प्रश्न आए हैं। संविधान में हिंदी भाषा से कई प्रश्न आए हैं, तो कहते हैं कि संविधान में हिंदी भाषा किस रूप में है? राजभाषा के रूप में मानी गई है, 8वीं अनुसूची में शामिल है। और 8वीं कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं में से एक आपकी है हिंदी भी। देखिए 8वीं अनुसूची में हम 22 भाषाएं, जिसमें से एक हिंदी भी है। और हिंदी क्या है? भारत की संविधान में उसको हम राजभाषा, ये ऑप्शन में आता है भारतीय भाषा। भारतीय भाषा तो वही है, किंतु संविधान में किस नाम से है? तो वो है राजभाषा के रूप में है। जल्दी जल्दी आओ। फिर कहते हैं आंग्ल भाषा, आंग्ल भाषा को सहराज भाषा भी कहते हैं। आंग्ल भाषा को हम क्या कहते हैं जी? आंग्ल भाषा को हम सहराज भाषा के रूप में भी जानते हैं। यह 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, किंतु देखिए हिंदी शामिल है, किंतु अंग्रेजी भाषा को एक क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजी भाषा आंग्ल भाषा के संदर्भ में
अनुपयुक्त कथन है तो वो 8वें सूची में शामिल है। निदानात्मक और उपचारात्मक, कहीं निदान समस्या का अभिज्ञान, समस्या को जानना, उसके कारण को जानना क्या कहलाता है निदान, और उपचार समस्या का समाधान और निदान के बाद होने वाली प्रक्रिया होती है कौन, उपचारात्मक। BICS बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, ये इसकी अंग्रेजी है और ये इसकी हिंदी है। आधारभूत अंतरवैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल, आधारभूत अंतरवैयक्तिक संप्रेषण कौशल, इसी को कहते हैं मूलभूत भी कहते हैं, कहीं की हिंदी में लिखता है, मतलब संस्कृत में लिखा मिलता है। मूलभूत अंतरवैयक्तिक संप्रेषण क्या है, तो वो होता है BICS, ये इसका तो हिंदी है, किंतु कैसे जानोगे, तो आम इसको हम ये क्या होता है BICS से आम बोलचाल की भाषा में जो हम प्रयोग करते हैं वो क्या है, तो वो क्या कहलाती है, BICS कहलाती है, समझे ना जी। ये आम बोलचाल की, जैसे हम लोग बात करने में है ना जी, ऐसे वो कहीं गए हैं आप है ना जी, रास्ते में चलते हुए किसी टिकट वाले से बात कर रहे हैं ना जी, किसी से, ये सब चीजें क्या है, ये सब आम बोलचाल की भाषा जो कहलाती है क्या, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, है ना जी। ये आपका होता है BICS। आगे चलते हैं, आगे है कि काल्प, क्या जी, काल्प, कभी CALP, देखो अंग्रेजी हमारा अच्छी नहीं है, अगर गड़बड़ हो जाए तो कुछ कहना मत, बता दे रहे हैं। CALP काल्प, इसका फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, शैक्षणिक भाषा, माफ कीजिएगा, इसकी हिंदी क्या होती है, संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता, संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता, क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता, इसको हम कहते हैं शैक्षणिक सक्षमता, मतलब इसको, और ये कौन सी लैंग्वेज होती है, ये होती है शैक्षणिक एकेडमिक लैंग्वेज होती है, शैक्षणिक भाषा होती है, समझे ना जी। जो किसी विषय वस्तु को पढ़ाते समय है जी बढ़िया से प्रयोग की गई हो वो कहती है एकेडमिक लैंग्वेज या शैक्षणिक भाषा की। प्राचीन सांस्कृतिक भाषा रूपेण हम किसको मानते हैं, देखो प्राचीन सांस्कृतिक भाषा के रूप में किसको शामिल किया गया है, निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया है। अगर ऐसा प्रश्न आता है बंधु तो याद रखना, हिंदी ना स्वीकृता है, हिंदी स्वीकृत नहीं है, किस रूप में, प्राचीन सांस्कृतिक भाषा के रूप में हिंदी स्वीकृत नहीं है, ऐसा प्रश्न आया हुआ है आपके एग्जाम में, है ना जी। फिर ओडिया, मलयालम, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, आज और भी 2-3 भाषाएं हैं, कुछ 6 भाषाएं के आसपास हैं, मैं बहुत क्लियर नहीं हूं। प्राचीन सांस्कृतिक भाषा के रूप में फिलहाल ओडिया, मलयालम, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, इतने नाम तो जानते रहो जो किस रूप में स्वीकृत हैं, किस प्राचीन सांस्कृतिक भाषा के रूप में स्वीकृत हैं। कभी पूछे हिंदी क्या प्राचीन सांस्कृतिक भाषा के रूप में स्वीकृत है तो बोल देना नहीं, नास्ति। लेखने भाषणे प्रयुक्तः शब्दः, लेखन में और बोलने में प्रयुक्त शब्द क्या, उत्पादक शब्दकोश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लिखने में और बोलने, भाषण मतलब बोलने में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक शब्दकोश के रूप में कहे जाते हैं, है ना जी। वो क्या कहलाते हैं जी, उत्पादक शब्दकोश के रूप में कहलाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। ये पूरा का वीडियो बढ़िया से देखा प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके लिए पूरा सजीवन बूटी है, यही आपके लिए कामगर है, क्योंकि यही आपका काम करेगा पूरा, है ना। बहुत इधर उधर का पढ़ने का बिल्कुल मतलब नहीं है, पूरा डिक्टो पेपर वाला चीज है यहाँ पर, ये पेपर से आने वाली चीज होती है ना जी। इसको रट लेना, उसके बाद इसको देख लेना, उसके बाद बताना, फिर मिलते हैं। और कमेंट बॉक्स में जो देखते हो जी, हमारे वीडियो पे कमेंट नहीं करते हो ना जी, कैसी लगी कमेंट जरूर करना, वीडियो देखने के बाद बता दे रहा हूं। शुक्रिया, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू यू सारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं आपसे विदा। शुभम भूयात् सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और करते रहें अपने एग्जाम की तैयारी। जय हिंद, नमस्कार। कमेंट करना मत भूलिएगा वीडियो के अंत में कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। धन्यवाद।